हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज योर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 फॉर आर सीवीटी एमसीक्यू सीरीज। चैप्टर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में हम फंडामेंटली ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझेंगे और किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेट करेंगे। इस सीरीज में हमारी जो कोशिश है वो ये है कि वो सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं जो इस चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली और न्यूमेरिकली क्रैक करने के लिए जरूरी है। तो हर वीडियो में या हर चैप्टर में लगभग मैं 30 से 40 के बीच में क्वेश्चंस लेके आता हूं। कुछ क्वेश्चंस मुझे लगते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी देता हूं, लेकिन जब हम टॉपिक बाय टॉपिक इस सेशन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूं और बड़े यूनिक क्वेश्चंस लेके आया हूं सो दैट वो चैप्टर आपका कंप्लीटली कवर अप हो जाए। ऑल्सो एनसीईआरटी नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप एंड में पढ़ाई करोगे तो ये क्रिस्प वे में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। और इवन जो आप कभी भी एमसीक्यू करते हैं तो आपको बहुत लेंदी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, वो दोनों आपको इस नोट्स और इन हमारे सारे के सारे क्लास 12 के एनसीईआरटी नोट्स में मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जब मैं किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो मैंने हर वीडियो में बताया कि वो 30 से 40 क्वेश्चन नहीं है इन टोटल, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं डिस्कस करता हूं, वहां पे टाइम स्पेंड करता हूं। ऑल्सो जब मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाऊं स्क्रीन पे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन आप मेरे सोल्यूशन को या मेरे डिस्कशन को सुन सकते हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट आपके अपने कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने में, चेक करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो चीज है उसको हम पहले तो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई मैग्नेटिक। इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। इसमें बी का डायमेंशन होता है, ए का डायमेंशन होता है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, हमें पता है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे मिलेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको भी आप किसी सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज आई एल बी साइन थीटा। तो यहां से बी के डायमेंशन निकालना आसान होता है। जो बी के डायमेंशन आ जाएंगे वो बड़े सिंपल है, वो आ जाएंगे फोर्स के डायमेंशन अपॉन करंट के डायमेंशन और लेंथ के डायमेंशन। तो ये फंडामेंटल चीजों में हम ले आए जिनके हमें बहुत इजीली डायमेंशन निकालने में मतलब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्स के डायमेंशन होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस 2। करंट होता है एम्पियर और लेंथ तो एक लेंथ ही है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। तो आप देखिए आपका जो डायमेंशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का वो आ गया एम ए माइनस 1 टी माइनस 2। अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है वो आ रहा है एम ए माइनस 1 टी माइनस 2 और एरिया होता है आपका एल स्क्वायर। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। चेक करते हैं हमारा कौन सा फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2 नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 ए माइनस 2 नहीं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1 और एम एल। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। तो कभी भी आप डायमेंशन निकालने जा रहे हैं तो उन चीजों में किसी भी क्वांटिटी को ब्रेक करिए जिनके डायमेंशन फॉर्मूले आपको पता है या जहां से आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करने जाने लगेंगे तो वो आपको परेशान कर देगा। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक इजी फॉर्मूला सोचा जहां से मुझे सब कुछ पता था और मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इजीली मिल गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स पे हम चल रहे हैं। A square of side L meter lies in XY plane in a region where magnetic field is given by this much. The magnitude of magnetic flux passing through the square is, तो देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है B डॉट ए या बी ए कॉस थीटा। अगर हम दोनों ही वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो हमारा हेल्प हो जाएगा। तो B का तो फॉर्मूला हमें दिया ही रखा है ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट। अब हमें एरिया जो है उसका वेक्टर लिखना है। देखिए जो स्क्वायर है जिससे आपको निकालना है वो XY प्लेन में है, तो डेफिनेटली या तो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा या अंदर होगा।
है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कहाँ होता है परपेंडिकुलर टू एरिया। एडिशनल कॉन्सेप्ट, जो एडिशनल बात है वो भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम एरिया को लिख सकते हैं, इसका साइड कितना है, लेंथ एल है, तो जाएगा एरिया का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ए के कैप आ गई, यहाँ पे ए क्या है, एरिया का मैग्नीट्यूड है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी लेंथ का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिए तो देखिए बी नॉट एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ए भी एक कांस्टेंट है, एल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में हम देखिए यहाँ पे जीरो आई कैप है, आई कैप का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है और जे कैप का भी कोई कॉम्पोनेंट नहीं है। मतलब जब आई कैप को आई कैप के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जे को जे से करेंगे तो जीरो आएगा, और के को के से करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा। ए तो हम बाहर निकाल चुके हैं पहले, या चलिए ए को हम पहले बाहर नहीं निकालते, अगर अंदर ही रखें तो 4 इंटू ए, 4a आ जाएगा। और के डॉट के कितना होता है, के डॉट के होता है 1। तो ये भी आपको याद रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। हाँ, बाकी अगर आप आई डॉट जे करें या इसके अलावा कुछ भी करें मिक्स पेयर, वो सब जीरो आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस 90। और देखिए इन दोनों के बीच में, सॉरी, ए बी कॉस थीटा और इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इन बस 3 पेयर के बीच में एंगल जीरो होता है, इसलिए उनका आंसर 1 आ जाता है। तो जो आंसर है वो आ जाएगा 4a बी नॉट या फिर 4b नॉट एल स्क्वायर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, तो आंसर हो जाएगा ये। तो 4b नॉट एल स्क्वायर विल बी द आंसर, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, सीधे के सीधे हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो पहले तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा मैग्नेटिक फ्लक्स का, फिर हमने ये सीखा डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हमने एरिया वेक्टर लिखना सीखा। तो देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की, एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपको क्लियर होते चले। चलिए, a circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of induction, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है in such a way that its axis makes an angle 360 degree with magnetic field B, the magnetic flux linked with the disc is। तो देखिए एक डिस्क, ठीक है, डिस्क का जो एरिया वेक्टर होता है आपको पता है वो इस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू डिस्क। अभी मैंने आपको बताया किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। बोला ये जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर से 60 डिग्री बना रही है। तो बड़ा सिंपल हो जाता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा बी डॉट ए, यही है फ्लक्स, तो ये जाएगा बी ए कॉस थीटा, ये जाएगा बी ए कॉस 6b। बी की वैल्यू कितनी है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1/पाई, एरिया की वैल्यू की पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.2 मीटर, और cos 60 होता है आपका 1/2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.04/2 आ जाएगा, आंसर 0.02 आ जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है इस डिस्क से वो 0.02 वेबर आ रहा है ना। तो पहले फ्लक्स का अलग तरीके का क्वेश्चन था, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला सेम है लेकिन देखिए अलग अलग तरह के यूज केस हम डिस्कस कर रहे हैं। लेंज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करस्पॉन्ड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। पहली चीज डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन बताता है, और बहुत ही सिंपल लॉजिक से बताता है। किससे बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताता है। कुल मिलाकर लेंज लॉ ये कहता है कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बढ़ सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो क्या कर सकती है, वो अपने फॉर्म को चेंज कर सकती है। तो बाय चांस अगर कभी आप एनर्जी को करने की कोशिश करेंगे इंक्रीज, तो अपने आप नेचर उसे करेगा डिक्रीज, या फिर करने की कोशिश करेंगे डिक्रीज तो नेचर करेगा इंक्रीज, क्योंकि नेचर भाई चेंज को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, चेंज को, क्योंकि वो एनर्जी को क्या रखना चाहता है, कंजर्व। तो क्योंकि वो एनर्जी को कंजर्व रखना चाहता है नेचर, तो अपने आप ही आप देखेंगे उस सर्किट में आपको एक इंड्यूस करंट दिखेगा। क्यों, वो चेंज को अपोज करना चाहता है, उस बढ़ती हुई या कम होती मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे आपको एक लूप है, इस लूप के सामने एक मैग्नेट रखा हुआ है,
और ये मैग्नेट पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो होता क्या है देखिए, इस नॉर्थ पोल की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो इस वाले मैग्नेट के अंदर जा रही होंगी, है ना। अब जैसे जैसे नॉर्थ पोल पास आएगा तो यहाँ की जो मैग्नेटिक एनर्जी है, अगर हम इसकी मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पे जो इस एरिया से मैग्नेटिक एनर्जी है वो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एसोसिएट कर रही है। हम नंबर ऑफ फील्ड लाइन से इसको समझ सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई अभी अंदर जाने वाली लाइन कितनी है, 3 है। अगर ये और पास आएगा तो वो लाइन बढ़ रही है, देखो 5 हो जाएंगी थोड़ी देर में, है ना। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है यहाँ की, जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। और नेचर तो इसको देख के भाई घबरा जाएगा, नेचर बोलेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा। तो अब नेचर क्या करेगा, नेचर बोलेगा तुम अंदर जाने वाली लाइन बढ़ा रहे हो तो मैं बाहर जाने वाली बढ़ाऊंगा। और नेचर कैसे बढ़ाएगा, यहाँ पे अपने आप ही आप देखेंगे सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो बाहर जाने वाली कुछ लाइंस को प्रोड्यूस कर देगा अपने आप, सो दैट ये जो इंक्रीज इन एनर्जी है उसको कैंसिल कर पाए और उसे कांस्टेंट रख पाए। तो ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे निकाली, ये जिस अप्रोच से निकाली, जिस कॉन्सेप्ट से निकाली, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाली, लेकिन इसको पढ़ा किसने, लेंज ने। तो उसी लॉ को हम बोलते हैं लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ क्यों यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन या इंड्यूस्ड करंट देने के लिए यूज होता है। चलिए, the north pole of a long horizontal bar magnet is being brought closer to a vertical conducting plane along the perpendicular direction। ये शायद हमने अभी किया है ना। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ पोल इज ब्रॉट क्लोज, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज कंडक्टिंग प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द प्लेन विल बी, है ना। तो बड़ा सिंपल है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है। अभी हमने बताया कि भाई अब देखो, अब लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन विल बी सच दैट, वो दो चीजें करेगा, या तो इट विल अपोज द चेंज और अपोज द कॉज, या तो बदलाव को अपोज करेगा या जो कॉज है बदलाव का, जिसके कारण चेंज आ रहा है उसे अपोज करेगा। बात तो सेम ही हो गई, अपोज करना है बेसिकली। तो भाई अगर हम देखें तो इस वाले में जो बदलाव का जो कारण है उसको अपोज करना आसान है। भाई देखो, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस अंदर जाने वाली बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे आप अगर देखो तो नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही होंगी, है ना, और यहाँ से अंदर जा रही होंगी। तो नॉर्थ पोल का पास आना ही तो उसको बढ़ा रहा है, अंदर जाने लाइंस को। तो नॉर्थ पोल के पास आने को रोक दो। कौन रोक सकता है बताओ नॉर्थ पोल को पास आने से, नॉर्थ पोल ही रोक सकता है। मतलब यहाँ पे करंट कैसा इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ पोल को अपोज करता है नॉर्थ पोल, तो करंट कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है मान लेते हैं और इसके पैरेलल एक ऐसा सिलेंडर रखा होगा, यही हो सकता है मेरे हिसाब से। कि देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट एज सीन फ्रॉम जेड एक्सिस विल बी, है ना। अगर जो सिनेरियो है, देखो क्योंकि क्योंकि इसको हमने पैरेलल रखा हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा ही रखा होगा। और अगर हमने ऐसा रखा है तो आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास तो हो रही है लेकिन कोई चेंज नहीं है। देखो इसमें कोई चेंज है क्या, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नो चेंज। अगर कोई चेंज नहीं है एनर्जी में तो कोई इंडक्शन भी नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो नो चेंज मतलब नो इंडक्शन। नो चेंज मतलब नो इंडक्शन, कोई इंडक्शन नहीं होगा। अगर आप इसको देखेंगे, चेंज होगा तभी अपोज होगा ना। अगर चेंज ही नहीं है तो एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है। अब बार मैग्नेट इज क्विकली मूव टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। आपको कैपेसिटर की पोलैरिटी बताई, तो इस बार मैग्नेट को आप पास लेके आए। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी है, कौन सी हाई कौन सी लो पे, ये बताना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। इतना तो हम ऑलरेडी कर चुके कि अगर ये नॉर्थ पास आएगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल ही लाना पड़ेगा, तभी तो ये इस नॉर्थ को पास आने से रोकेगा, चेंज को रोकेगा। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव मार्क कर देते हैं नेगेटिव, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई करंट ऐसा लाना है तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट होता है। गलत।
जो कैपेसिटर है वो कोई चार्ज थोड़ी है, कैपेसिटर के कारण थोड़ी करंट आ रहा है, ये तो जो फील्ड इंड्यूस हो रही है उस कंडक्टर के में उसके कारण आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है अंदर। जबकि कैपेसिटर तो चार्ज होगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे जो कैपेसिटर है उसमें नीचे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो जो बी है वो एक्चुअली हाई पे जाने लगेगा और जो ए है वो लो पे जाने लगेगा। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ऐसा करंट है तो ए हाई पे होगा, हम ऐसे बोल देते हैं, और बी लो पे होगा, जो कि गलत है, दोनों ही गलत है ना, क्योंकि कैपेसिटर इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कैपेसिटर इज नॉट द सोर्स, कैपेसिटर इज नॉट द सोर्स। तो कैपेसिटर को सोर्स मान के नहीं कर देना है चीजों, ठीक है। चलिए, in the figure predict the direction of current in the metal rings 1 and 2 in the same plane where current in the wire is increased। okay, तो यहां एरो बना हुआ है तो मैं मान के चलता हूं यहां पे करंट होगा जो कि इंक्रीजिंग करंट है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेंजेस लॉ पे आप देखिए हमने इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं कि अब लेंजेस लॉ का कोई क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा नहीं है सर। देखिए तो भाई कैसे इसको क्रैक करेंगे, आपको दोनों रिंग्स में, ये कंप्लीट रिंग होगी, डेफिनेटली टूटी नहीं होगी ये रिंग, कंप्लीट होगी ये रिंग। आपको दोनों रिंग्स में बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। देखते हैं, देखो पहले आप देखो चेंज क्या हो रहा है, पहले चेंज समझते हैं आराम से ना, फिर उसके बाद हम वो करेंगे। अगर हम इस करंट के कारण देखें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है ना, पहले हम चेंज देखते हैं, और वो अंदर जाती लाइंस बढ़ रही हैं। इसी तरीके से यहां हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, और वो भी बढ़ रही है क्योंकि भाई करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। यहाँ अंदर जाने वाली बढ़ रही है, यहाँ बाहर जाने वाली, मतलब कि यहाँ पे जो इंडक्शन होगा वो बाहर जाने वाली का होगा। भाई अगर अंदर जाने वाली बढ़ रही है तो आपको लाना क्या पड़ेगा, बाहर जाने वाली, और बाहर जाने वाली मतलब आपको इंड्यूस करना है नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ बाहर आने वाली बढ़ रही है तो आपको जो लानी पड़ेगी वो अंदर जाने वाली पड़ेगी, और अंदर मतलब कि साउथ पोल, है ना। अंदर कहाँ से जाती है, किस पोल जाती है, साउथ से, मतलब क्लॉकवाइज। मतलब कि यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा क्लॉकवाइज इंडक्शन, और यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ए में अगर आप देखेंगे, लूप 1 में अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, और लूप 2 में अगर आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लेंस लॉ के बेस पे बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे से देखिए क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन भी आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए इसको ध्यान से करिए। Figure below shows a planar loop moving into the region of magnetic field which is directed towards normal to the plane. The loop and away from the reader. Determine the direction induced in the current. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लूप है ये अंदर जा रहा है, तो हम पहले देखते हैं इसमें चेंज क्या आ रहा है। तो क्योंकि इसमें अंदर जाने लाइंस बढ़ रही है, मतलब साउथ पोल इंक्रीज हो रहा है, तो साउथ पोल इंक्रीज होने को अपोज करने के लिए हमें नॉर्थ पोल इंड्यूस करना पड़ेगा, मतलब बाहर आने वाली लाइंस हमें इंड्यूस करनी पड़ेंगी, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्शन सी बी ए डी सी, द डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। The magnetic flux linked with a coil at any instant is this much। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब आपसे ईएमएफ पूछा हुआ है, तो फैराडेस लॉ जो है वो बताता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जाएगा -12t + 8, और हमको क्योंकि टाइम गिवन है तो हमारा ईएमएफ हो जाएगा -24 + 8 -16 वोल्ट। माइनस ये दिखा रहा है कि ये अपोजिंग फ्लक्स है, माइनस ये बता रहा है कि ये
अपोजिंग फ्लक्स है और 16 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा -16 वोल्ट। The flux linked with a circuit is given by this much. The graph between induced EMF and y-axis will be. तो अब हमसे बोला गया है कि इंड्यूस्ड EMF y एंड अच्छा टाइम और EMF में आपको ग्राफ निकालना है, तो सिमिलर अप्रोच रहेगी, ग्राफ वाली चीज बस ऐड हो जाएगी। तो EMF होता है -d∅dt, तो हमने इसे डिफरेंशिएट किया और हमारा आंसर आया -2t + 0। और क्योंकि इसे हमें y एक्सिस पे रखना है और इसको x पे, तो हम देख सकते हैं y = -2x का ग्राफ हमें बनाना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये रही मेरी y एक्सिस और ये रही मेरी x एक्सिस। यहां पे मुझे रखना है टाइम को और यहां मुझे रखना है EMF को। तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है, अगर हम टाइम = 0 रख रहे हैं तो EMF 0 आ रहा है, मतलब हमारा ये पॉइंट होगा। और मान लीजिए टाइम = 2 रखते हैं तो ये -4 आ रहा है, मतलब कि ये ग्राफ जो है वो कहाँ बनेगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं और EMF को भी यहाँ कर देते हैं और इसको भी यहाँ बना देते हैं। तो बेसिकली जब टाइम पॉजिटिव है तो EMF नेगेटिव आ रहा है, जब टाइम पॉजिटिव है तो EMF कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे EMF नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव कैसे पता चलता है, जब x एक्सिस से जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये आपका EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। तो बोला जा रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, गलत बात है। इंटरसेप्ट मतलब कि x एक्सिस को कहीं पे कट करना, तो ऐसा नहीं होगा। सॉरी, y एक्सिस को कट करना, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, ऐसा भी नहीं होगा। पैराबोला, पैराबोला भी नहीं बनेगा। हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। A conducting circular ring is placed in a uniform magnetic field B with its plane perpendicular to the field. The radius of ring starts shrinking at a rate of dA/dt, then the induced EMF is. तो मान लीजिए ये आपकी एक सर्कुलर लूप है, इसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड है। तो मान लेते हैं हम फील्ड कहाँ है, अंदर है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है उसका रेट ऑफ श्रिंकिंग हमें दे रखा है। तो जो रेडियस का रेट है, मतलब d/dt, रेट ऑफ रेडियस जो है, कम होने का जो रेट है, उसकी वैल्यू हमें dA/dt दे रखी है। पूछा गया है बताइए EMF कितना होगा इंड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है सबसे पहले कि EMF का कोई जनरल स्टेट आप लिखिए। तो कैसे लिखेंगे जनरल स्टेट, -d∅dt से। अब फाई का जनरल स्टेट कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इसकी रेडियस स्मॉल r है, किसी इंस्टेंट पे ना, कम होते होते किसी इंस्टेंट पे रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, किसी सर्टेन इंस्टेंट पे, हमें नहीं पता वो कब है। तो उस टाइम पे जो फ्लक्स पास हो रहा होगा यहाँ से होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू एंगल। तो देखो इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल जो है वो कैसा होगा, 180 होगा, है ना। तो ये जाएगा B इंटू एरिया इंटू कॉस 180 और ये आपका आ जाएगा dt। कॉस 180 आपका -1 होता है, तो ये जाएगा d ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया जो होगा उस इंस्टेंट का सर्कल का हो जाएगा πr² dt। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, पाई भी बाहर आ जाएगा, जो रेडियस है वो चेंज हो रही, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और फिर चेन रूल लगा देंगे dr/dt। तो जो आंसर है वो जाएगा B πb। अब जिस इंस्टेंट पे आपको निकालना है उस इंस्टेंट की रेडियस भी दे रखी है A,
तो जाएगा 2a इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी ए बाई डी टी। तो आंसर आ जाएगा पाई ए इंटू 2, तो 2 पाई ए बी इंटू डी ए बाई डी टी, दैट इज डी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया चेंज हो रहा था उस कारण से फ्लक्स इंड्यूस हुआ है ना, कुल मिला के फ्लक्स सॉरी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो फ्लक्स चेंज होने के 3 पैरामीटर होते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया, या फिर एंगल, मतलब रोटेशन होने लगे। तो तीनों ही केस में आपका फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A small piece of metal wire is dragged across the gap between pole of magnet in 0.4 second. If the change in magnetic flux, सीधे change in magnetic flux आपको दे दिया गया है 8 into 10 की पावर माइनस 4, then induced EMF। तो देखो सिंपल है, EMF की वैल्यू अभी हमने क्या लिखी थी, माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन ये कब काम आती है, जब फ्लक्स जो है उसका स्मॉल चेंज गिवन हो। अगर बड़ा चेंज गिवन होगा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला काम का बन जाएगा, एवरेज हम ईएमएफ निकाल पाएंगे। वो इंस्टेंटेनियस था, ये एवरेज है। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और जो टाइम निकला है वो है 0.4। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट्स। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। A square loop of wire side 10 cm is placed at an angle of 45 degree with the magnetic field that changes uniformly from here to here. The induced current in। तो देखो करंट निकालने के लिए पहले आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा। ईएमएफ की वैल्यू क्या है, अभी मैंने आपको बताई, माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फाई की वैल्यू है बी ए, और एंगल भी है यहाँ पे 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना एंगल चेंज हो रहा है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। तो एरिया बाहर आ जाएगा, cos 45 का मतलब 1/√2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। एरिया है आपका, स्क्वायर है, तो 0.1 का स्क्वायर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा भी कितना है, 0.1 से 0 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम है 0.7, है ना। अच्छा, तो यहीं से हमारा ईएमएफ आ जाएगा माइनस 0.01 अपॉन 1.41 इंटू माइनस 0.1 अपॉन 0.7, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो जाएगा -1 अपॉन माइनस प्लस हो गया 1.41, ये आपका ईएमएफ आ गया इंटू 1/7। करंट की अगर हम बात करें तो वो होता है ईएमएफ V अपॉन आर, रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, तो यही आपका करंट भी आ जाएगा। तो इसको हम अभी √2 रहने देते हैं, ठीक है। यही आपका करंट भी आ जाएगा, √2 का मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा ऊपर √2 मतलब 1.41, नीचे 2 और 7, ये आ जाएगा 0.2। तो लगभग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1। एक और चीज हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास 1.01 भी साथ में चल रहा था, तो इंटू 0.01 और है। तो एक तरीके से हम देखें तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर आ रहा है, या फिर 1 मिली एम्पियर के आसपास आंसर आना चाहिए, है ना। यहाँ एक 0.01 भी चल रहा था ना, ये 0.01 भी था मल्टीप्लीकेशन में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर हमें दिख रहा है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन विल बी दी राइट ऑप्शन। A conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with uniform velocity v perpendicular to one of its sides. A magnetic induction B is constant in time space pointing perpendicular into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in the loop is। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्या चेंज हो रहा है तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं, जो एरिया है, देखिए ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में से धीरे धीरे देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। पहले इतने एरिया में से 0 फील्ड थी, अब ये एरिया बढ़ जाएगा, तो ये वाला एरिया चेंज हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें
तो ये अगर लेंथ है और ये अगर x है, तो ये L इंटू एक्स जो एरिया है इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो फ्लक्स की किसी इंस्टेंट पे वैल्यू है b है, वो है v इंटू ए, वो है b इंटू एल एक्स किसी इंस्टेंट पे, है ना। और कॉस तो आपका 180 हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया का ए वेक्टर बाहर होगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो जो ईएमएफ आ जाएगा किसी इंस्टेंट पे वो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कॉस 180 इसको प्लस कर देगा, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एल इंटू एक्स। तो जो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है, ये लेकिन ये एक्स चेंज हो रहा है ना। यही एक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है ये एक्स धीरे धीरे। तो डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में अगर हम एक्स की रेट को देखेंगे तो वही एक्चुअली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जाएगा बी एल बी। तो आंसर आ जाएगा ईएमएफ का बी एल बी, है ना। अब हमें पता है करंट क्या होता है, वो होता है ईएमएफ अपॉन आर। तो आंसर आ जाएगा बी एल बी अपॉन आर। अब बी एल बी अपॉन आर तो हमें इस ऑप्शन में भी दिख रहा है और इस ऑप्शन में भी दिख रहा है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो वो लेंस लॉ से निकालेंगे। हम जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं हमें देखो अंदर का जो अंदर जाने वाली लाइन है वो कम हो रही है, तो साउथ पोल कम हो रहा है। साउथ पोल कम होने को बचाने के लिए साउथ पोल इंड्यूस करना पड़ेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका बी एल बी अपॉन आर क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with uniform velocity v perpendicular to magnetic induction B in constant time pointing direction into his। ये तो बिल्कुल पिछले जैसा ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है इसमें, तो इसको तो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो आप याद रख सकते हैं अब इसमें एक बात कि कभी भी स्क्वायर लूप हो उसका भी ईएमएफ वीएलबी आएगा, और इवन इस केस का भी ईएमएफ वीएलबी आएगा। किस केस का? अगर यहां सिर्फ रॉड होती, ठीक है ना, सिर्फ यहां पे रॉड होती और अगर वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रही होती किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका भी बी एल भी आता। यहां पे l क्या होता है? उसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो बी वी एल या बी एल भी आपका आंसर होता है। A wheel with 10 metallic spokes each of 0.5 मीटर। तो यहां पे स्पोक्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबकी रेडियस कितनी है? सबकी रेडियस या लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है। इज रोटेटेड विद अ स्पीड, तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं व्हील को। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट। मिनट से पहले सेकंड में चेंज कर लो तो जाएगा 120 अपॉन 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल टू दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसके नॉर्मल ये घूम रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.4 गॉस या फिर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। गॉस एक्चुअली यूनिट होती है जिसको टेस्ला में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम, तो आपसे पूछा है बताइए इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ होगा। देखो, तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कभी भी एक सिंगल रॉड को अगर आप किसी सर्टेन वेलोसिटी से घुमाते हैं तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो होता है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। ये उसका ईएमएफ होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात है कि यहाँ पे तो कितनी रॉड है? यहाँ पे तो 10 रॉड है, तो 10 रॉड का क्या होगा? एक्चुअली कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y, तो ये y है तो ये भी y ही होगा, क्योंकि ये तो एक तरीके से क्या है, इसका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसको हम कंडक्टिंग वायर मान लेंगे। ये भी y होगा, ये भी y। तो ये सारे के सारे x और y के बीच में देखो x y, तो मतलब ये सारी बैटरीज, सारे के सारे रॉड जिनमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, देखो हर रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मोशन ईएमएफ की वजह से, और सब क्या बन रहा है? एक नई बैटरी की तरह फॉर्म हो रहे हैं। भाई ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब खुद वो बैटरी बन रही होंगी ना, रियल बैटरी नहीं है वो, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो हम कह सकते हैं वो अब आगे करंट का सोर्स हो सकता है। तो ये सारे के सारे ईएमएफ किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो सारे के सारे ईएमएफ
का इक्विवेलेंट भी इतना ही आएगा क्योंकि वो सब पैरेलल में है। तो जो आंसर है वो आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू एल स्क्वायर 0.25 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा होता है 2 पाई एफ अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 0.4 इंटू 1/4 0.25 को लिखा मैंने 10 की पावर माइनस 4 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी है 2, यह आ गया 0.1, यह आ गया 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट ही आपका आंसर होगा। ठीक है। In a circuit with coil of resistance 2 ohms, the magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. The charge that flows in the coil during this time is. तो हमें कॉइल में से चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले हम EMF का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अब EMF को हम चाहें तो करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट और EMF का जो रिलेशन होता है I इंटू आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, और हम चाहें तो करंट को अब टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम लिख सकते हैं। अब यहां से अगर हम टाइम के फैक्टर को कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। चेंज इन फ्लक्स कितना है, तो 10 वेबर माइनस 2 अपॉन माइनस अपॉन 2, तो माइनस 8 अपॉन 2 दैट इज माइनस 4 कूलाम। माइनस तो यहाँ पे साइन बताता है, तो मेनली हमारा मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 कूलाम। तो द राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले जा रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर, है ना। एग्जैक्टली अभी हमने एक क्वेश्चन किया है। देखिए फ्लक्स दे रखा है और हमसे पूछा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें बताए करंट निकालने के लिए हमें EMF चाहिए होगा। और हमारे पास EMF के लिए माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी का ऑप्शन भी है इंटू 1 अपॉन आर। तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स एक इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है, तो हम इंस्टेंटेनियस EMF निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 इंटू 1 अपॉन आर। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो इसमें t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दीजिए। तो यह जाएगा माइनस ऑफ 60, 15 4 से 60 प्लस 16 प्लस 2 अपॉन 5, यह आ जाएगा आपका 76 78 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35.2, माइनस 17.2 आपका आंसर होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं। 17.2 नहीं सॉरी 15.2 एम्पियर्स आपका आंसर होगा। तो 15.2 या 15.20, ओके एक मिनट। 5 1 जा 5 2 8, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 15.6 एम्पियर आपका आंसर होगा। दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है। A circular coil of mean radius 7 cm having 400 turns is rotated at the rate of इतना। ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है जिससे वो रोटेट हो रहा है 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। ये हो जाएगा 30, इसको आप 60 से डिवाइड दे देंगे तो पर सेकेंड आ जाएगा आपके पास आंसर। थर्टी रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड।
आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूसेस। अब देखिए ये जो है इस रोटेटेड है ना, अभी कैसे रोटेट कर रहा है, तो मान लीजिए ये एक कॉइल रखी हुई है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन लोगों ने बताया नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा अलोंग द डायमीटर। तो जब ये अलोंग द डायमीटर रोटेट कर रहा होगा तो आप देखेंगे ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, लेकिन जो फ्लक्स होगा जैसे ही आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे उसकी वैल्यू को बी ए कॉस थीटा, किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स कितना होता है बी डॉट ए, तो आप देखेंगे इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो क्लियरली जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रही, जो हमारा एरिया है वो तो कांस्टेंट ही है लूप का, लेकिन जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे बी को बाहर निकालना है, ए को बाहर निकालना है और कॉस थीटा को हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। ये जाएगा माइनस बी ए, कॉस थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन है ना, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, इनटू, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें एंगल का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस बी ए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा। इसी ईएमएफ की आपसे वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को यहां से हटा दूं, थोड़ा सा इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ईएमएफ आ रहा है वो आ रहा है बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 गॉस, गॉस की वैल्यू 10⁻⁴ टेस्ला। एरिया जो होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ, और क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा गया है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो जाएगा 1/2 10⁻⁴ पाई स्क्वायर 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.7, सॉरी 7/100 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 30, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो नियरली 10 होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 7 49 इंटू 30 अपॉन 10⁻⁴ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब देखिए ये दो जीरो यहां से कैंसिल हुए और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो जाएगा 9 3 27, 4 2 117 इंटू 10⁻�6। अब ये जो ऑप्शन है लगभग जो हमें दिख रहा है, पहले तो अच्छा यहाँ 4000 टर्न्स भी था, देखिए ये भी एक मिस करने वाली चीज हो गई। तो जब हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे तो उसका फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप टोटल जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को भी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे 4000 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 0 ये कैंसिल हो गया और इसका 4 से मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा 7 4 28 का 8 कैरी ओवर 2 4 1 4 6 4 1 4 6 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.468 या फिर 0.5 है ना, 0.57 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। अब जो पाई स्क्वायर की वैल्यू ये हमने 10 ले रखी है ना, थोड़ी सी हमने 3.14 को हमने 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग वो 10 से थोड़ा कम ही आता है। तो एक बार हम क्रॉस कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 30 था यहाँ पे, बी आपका 0.5 था, ए आपका पाई इंटू आर स्क्वायर था, ठीक है ना, इंटू 2 पाई एफ, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया ये तो, ठीक है। 2 जो था हाँ ये भी ठीक है, इंटू एफ आपका 30 था, बिल्कुल 30 था, और आपका नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई हमने आगे किया 4000, है ना। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 49 इंटू 30 आया, है ना, ठीक है।
49, 9 3 27 का 7 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 12 और 2, 12 और 2 होगा 14। अच्छा, तो 7 4 से 28 का 2, 4 4 से 16 और 2 18, 4 1 4 5 8। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है। तो क्योंकि हमने देखिए ये इसके हिसाब से आ रहा है 0.58 है ना, देखिए 0.58 आ रहा है लगभग लगभग, सही है। लेकिन वो 0.58 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो आंसर 0.57 ही होगा, क्योंकि पाई इंटू पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर जो मैंने लिखी उसको मैंने 10 मान लिया, वो 10 से थोड़ी सी कम होती है, तो ये थोड़ा सा इससे कम आंसर आएगा। ठीक है। एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, तो देखिए अभी हमने देखा कि जब भी कोई लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है तो करंट इंड्यूस होता है, लेकिन अगर यही एक सॉलिड मेटल हो तो उसमें भी आपका करंट इंड्यूस होता है, और उसमें जो करंट इंड्यूस होता है, मान लीजिए आप एक मेटेलिक शीट लेते और उसको अगर हम रोटेट कर देते एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें से भी फ्लक्स चेंज होता, इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन लगता, और इसमें भी आप देखते हैं इंड्यूस करंट आता, और वो जो इंड्यूस करंट होता वो एडीज के फॉर्म में होता, तो इसलिए इनका नाम होता है एडी करंट। तो किस में फॉर्म होता है? अ मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। अ मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नहीं, फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। अ सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड, नहीं। थ्रू सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग पास, नहीं। अ मेटल केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उससे फ्लक्स चेंज होगा। Amongst the following physical parameter which is equivalent to self induction, तो self induction inertia of mass, inertia of energy, inertia of moment, inertia of current which is equivalent to, हाँ, तो चेंज नहीं होने देता है ना। तो एक तरीके से इनर्शिया ऑफ, हम इसे करंट से एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं। इनर्शिया करंट से हम इसको इक्वलेंट कह सकते हैं कि भाई करंट के फ्लो होने के को अपोज जब करता है तो वही एक कॉइल या एक इंडक्टर में हो रहा होता है, तो इनर्शिया ऑफ करंट है। जैसे कि किसी बॉडी को मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम किसी कॉइल में करंट देते हैं तो जो उसका सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस है वो एक तरीके से उस फ्लोइंग करंट को अपोज करना चाहता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इनर्शिया ऑफ करंट है। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल having 500 tons is 50 millihenry. The magnetic flux through the cross sectional area of coil while current through is इतना is found to be. तो हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उनमें ये रिलेशन होता है। याद रखिएगा सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल के लिए होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये सब कुछ ऑलरेडी अकाउंटेड होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा L, जो कि है 50 मिली हेनरी, इंटू आई जो कि है 8 मिली एम्पियर। तो 4 इंटू ये 40 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आएगा वेबर, आपका आंसर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बड़ा सिंपल है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में देखते हैं तो उसका फॉर्मूला ये आता है। इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इज 2 वोल्ट बाय चेंजिंग द करंट फ्रॉम दिस टू दिस इन दिस मच सेकंड, देन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो आपको पता चाहिए किसी भी सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एक कॉइल जिसमें खुद के चेंज की वजह से इंडक्शन हो रहा है, उसमें जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट माइनस एल, एल कितना है आपका नहीं पता है हमें, डेल्टा आई, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो आपका जो एल आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन आप देखें 6 माइनस 8 वैसे ही माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आपका आंसर होगा हेनरी में। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, याद रखिएगा। A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solid is this, the self inductance is। देखिए तो बोला जा रहा है कि each turn से जो फ्लक्स है वो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, तो टोटल कॉइल से कितना होगा? तो वो n इंटू 4 की
इंटू 10⁻³ होगा। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1000, तो 1000 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1000 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है L इंटू आई, तो L की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 4/I, दैट इज 1 हेनरी। तो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे इजीली, जो हमारे नोट्स में थे आप देख सकते हैं, और किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करें तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे। इफ बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ इंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द फैक्ट अदर फैक्टर्स कांस्टेंट देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो किसी भी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0n² A/L, है ना। अब क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ द इंडक्टर इज डबल, तो इसको भी आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर 4 का फैक्टर बढ़ेगा और नीचे 2 का फैक्टर बढ़ेगा, तो 4/2 मतलब जो फाइनल इंडक्टेंस होगा वो ट्वाइस हो जाएगा इनिशियल इंडक्टेंस के, तो कितना हो जाएगा, डबल के फैक्टर से वो बढ़ जाएगा, है ना, अगर आप लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज लाएंगे तो। Oscillating metallic pendulum in a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of oscillation slows down, becomes faster, remains unaffected। देखिए, तो मान लीजिए आपके पास इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है ना, जो यहां से यहां जा रहा है, फिर वो बाहर भी निकलेगा, है ना, यहां पहुंचेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, स्लो डाउन होगा या फास्ट। देखो समझते हैं, जब वो अंदर एंटर होगा तो उसमें से साउथ पोल इंक्रीज होगा, तो कुल मिला के उसको अपोज करने के लिए एक ऐसी चीज होगी जो इस साउथ पोल के इंक्रीज को रोके। तो वैसे तो आप कहेंगे कि हो सकता है नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाए, लेकिन क्योंकि सॉलिड है तो आप यहां पोल नहीं कह पाएंगे, लेकिन नेचर क्या करेगा, इसके अंदर जाने की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, सो दैट फ्लक्स चेंज होने का रेट स्लो हो जाए। तो यहां जब जाएगा तब भी ये क्या होगा, स्लो डाउन। ऐसे जब ये बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने में फिर से चेंज आएगा, बीच में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अंदर आते टाइम अंदर आने से रोकेगा नेचर, और बाहर जाते टाइम बाहर जाने से रोकेगा, बाहर जाने से रोकेगा, फिर से इसको स्लो डाउन करेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि वो चेंज को रोकना चाहता है नेचर, है ना। चेंज को रोकना क्यों चाहता है, अपोज करना चाहता है एनर्जी कंजर्वेशन के कारण। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो पेंडुलम होगा वो स्लो डाउन होकर आफ्टर सम टाइम रुक जाएगा। A metallic cylinder is held vertically and then or a small magnet is dropped along this axis। तो एक ऐसा मेटालिक सिलेंडर है और एक्सिस के अलोंग आपका एक स्मॉल हमने मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया है, तो बोला इट विल फॉल विथ, है ना। अब देखो, अब ये डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दी गई है कि कहां पे आपकी पोजीशनिंग है मेटल की, तो मैं सारे के मतलब मैग्नेट की, तो मैं सारे केसेस डिस्कस करता हूं। जब ये नीचे आएगा तो यहां नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है और देखो यहां पे एक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, अंदर जाने लाइंस बढ़ने लगेंगी, तो यहां पे इंडक्शन होगा, है ना। जब ये अंदर आ रहा होगा तब तो इंडक्शन होगा, क्योंकि इस वाले लूप को लगेगा मेरे से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये ऐसा इंडक्शन करेगा कि इसको नीचे आने से अपोज करे, तो यहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। मतलब जब ये इधर से इधर आएगा तो इसका एक्सेलरेशन डेफिनेटली जी से कम होगा, फ्री फॉल तो नहीं कर पाएगा अपोज के कारण। अच्छा, जब ये यहां आ जाएगा, जब ये यहां आ जाएगा तो यहां पे आप देखिए कोई भी एक सर्टेन लूप नहीं बन रहा, तब ये पूरा का पूरा अंदर आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा तो यहां पे इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा। और जब ये दूर जाने लगेगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये दूर जाने लगेगा तो साउथ पोल दूर जाने लगेगा। अब साउथ पोल को दूर जाने से कौन रोकेगा, नॉर्थ पोल, वो उसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फिर से एक्सेलरेशन जी से कम होगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपसे कहां पूछ रहा था, लेकिन मैंने तीनों में आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन लेस देन जी होगा ऊपर और नीचे, और यहां पे होगा इक्वल। अब क्योंकि यहां पे बताया नहीं गया, डायग्राम नहीं दिया गया, है ना, और अगर हम इसके इस वाले केस को माने, क्योंकि ऊपर नीचे तो यूनिक केसेस हो जाते हैं, इस वाले को माने तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ही जी आना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए सो दैट अगर पूछा जाए पर्टिकुलरली किसी जगह पे तो आप आंसर दे पाए। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल्ड कीपिंग अदर डायमेंशन सेम देन सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है μ0n² A/L, है ना। आप इसमें L का मल्टीप्लाई कर दो तो ये μ0n² A/L बन जाएगा, है ना। स्मॉल नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न टू दिस। अब ये इसको डबल कर रहा है ना, क्योंकि ये इसको डबल कर रहा है
तो 4 टाइम्स के फैक्टर से क्या होगा, आपका एल बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी तो फैक्टर सेम ही रखे गए हैं, है ना। तो 4 टाइम से आपका एल बढ़ जाएगा। तो आपको ये देखना है, फॉर्मूले को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज करना है, सो दैट आप अपने चीजों को अप्लाई कर पाए। द एनर्जी स्टोर्ड इन करंट कैरिंग इंडक्टर होगा ये, है ना, इंडक्टर होगा यहां पे, इज यू। द करंट इज हाफ इन द एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, ठीक है। अगर आप करंट को हाफ करेंगे तो आपको पता है ये पूरा का पूरा 1/4 के फैक्टर से क्या हो जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा 1/4 के फैक्टर से चेंज होगा। तो जो एनर्जी होगी वो 1/4 के फैक्टर से चेंज होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना वहां पे करंट में, इसलिए, ठीक है। देखिए, 2 सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस कैपिटल R आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब होता है कोएक्सियली, कोसेंट्रिक भी बोल सकते थे, कोएक्सियली भी बोल सकते थे, विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग। जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से बहुत बड़ा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कुछ नहीं होता, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल डिवाइडेड बाय करंट होता है ना। अब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक प्रॉपर्टी और समझिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम फॉर बोथ कॉइल, इज सेम फॉर बोथ कॉइल, चाहे आप छोटे से बड़े का निकालें या बड़े से छोटे का निकालें, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं बड़े वाले से छोटे का निकाल लेता हूं, छोटे वाले में फ्लक्स निकाल लेता हूं। तो छोटे वाले में फ्लक्स क्या आएगा, बड़े वाले की b ड्यू टू, मतलब ऐसे बोल देते हैं इसको 1 इसको 2, तो b ड्यू टू 1 इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू कॉस 0 ले लो या 180, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर होगी। आपको पता ही है भाई, करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर या बाहर होती है। इसको मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, अंदर मान ली, तो एंगल 0 या 180 होगा, मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन इन ईएमएफ में काम आती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में नहीं, अपॉन करंट। अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर अपॉन आई इंटू एरिया क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आई से आई गया, यहां 2 बच गया, है ना। या फिर एक काम करते हैं, अच्छा म्यू नॉट में ही आंसर है, बहुत बढ़िया है। तो म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है हमारा, है ना। म्यू नॉट पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारा आंसर आ रहा है। यही म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ी कॉइल का भी होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेम फॉर बोथ कॉइल। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद कर लिया, प्रोसेस भी समझ ली कि ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमने तो याद कर रखा था म्यू नॉट n1 n2 अपॉन म्यू नॉट n1 n2 a बाय एल। नहीं, वो सोलेनॉइड वाली कॉइल्स के लिए होता है, ये ने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको अच्छे से देखिए कि जनरली किसी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। चलिए, द करंट इन कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो किसी भी इंडक्टर में आपको करंट का एक वेरिएशन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, आपको पता है जो ईएमएफ होता है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, और अगर आप करंट और टाइम के ग्राफ को देखो तो डी आई बाई डी टी उनका स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू tan थीटा होती है। तो बस मेरे को अब tan थीटा से निकालना है। तो पहले मैं 0 से लेकर t/4 के लिए निकालता हूं कि भाई ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मुझे पता है यहां का अगर मैं एंगल ले लूं अल्फा, तो जो ईएमएफ आएगा वो आएगा माइनस एल tan अल्फा। इसकी वैल्यू आ रही है परपेंडिकुलर, है ना। मान लो इसकी वैल्यू हम कुछ कह देते हैं, आई कह देते हैं, आई अपॉन t/4। कुल मिला के हमें यह समझ आ गया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ईएमएफ 0 से लेकर t/4 में क्या होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। तो देखो सारे ऑप्शन, ये का ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। देखो कांस्टेंट और नेगेटिव एक ही ऑप्शन में। आगे और वेरीफाई कर लेते हैं, इस वाले इलाके की बात करते हैं, t/4 से t/2 की बात करते हैं, माइनस एल tan। अब यहां पे एंगल कितना बना रही है बताओ ये लाइन, 0। तो tan 0 होता है 0, ईएमएफ 0, देखो वेरीफाई होगा 0। अगला पार्ट आप सॉल्व करना, है ना। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और फिर इक्वेशन
के ग्राफ सोचने की कैसे बन सकता है। A rectangular coil ABCD is rotated anti-clockwise, है ना, is rotated anti-clockwise, तो anti-clockwise ऐसा होगा, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम, in uniform with a uniform angular velocity about the axis shown in figure. अच्छा, the axis of rotation of the coil is as well as the magnetic field B are horizontal. The induced EMF in the coil would be maximum when the plane will be. तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है पहले समझो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रहा, जो एरिया है वो भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो ये एरिया वेक्टर एंगल बना रहा है बी से, जब आप इसको कॉइल को ऐसे घुमाओगे तो वो एंगल चेंज होगा ना। जैसे ये कॉइल यहाँ रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया के बीच का एंगल 90 है, फिर वो धीरे धीरे चेंज होगा। तो इसका मतलब अगर हम ईएमएफ निकालें तो उसमें फ्लक्स की जो वैल्यू है जनरली वो बी ए कॉस थीटा होती है, उसमें चेंज होने वाला फैक्टर क्या है, थीटा। तो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी ए बाहर, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और थीटा का फिर से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा एक वेरिएबल है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो बी ए ओमेगा साइन थीटा, ऐसा आ जाएगा इसका आंसर। मैक्सिमम कब होगा, जब ये एंगल कितना होगा 90 होगा, तभी तो ये मैक्सिमम आएगा। मतलब जब आपका एरिया वेक्टर, याद रखना, जब आपका एरिया वेक्टर, ये मान लो एरिया है, एरिया वेक्टर ये 90 हो, मतलब कि एंगल किसके बीच का पूछा जा रहा है, वो प्लेन के बीच का पूछा जा रहा है, प्लेन के एरिया वेक्टर का नहीं पूछा जा रहा। तो जब प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे तभी प्लेन के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें पैरेलल आंसर आएगा, वर्टिकल नहीं आएगा, याद रखिएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे वर्टिकल लगा देते हैं, वर्टिकल वो एरिया वेक्टर के साथ है, एरिया के साथ नहीं। एरिया का एरिया वेक्टर खुद परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होने चाहिए, तब जाके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, तब जाके ईएमएफ जो है आपका वो मैक्सिमम आएगा। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल डिपेंड्स ऑन, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम कॉइल्स बोल रहा है तो ये ऑलरेडी सोलोनॉइड मान के चल रहा है इनको, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो होता है म्यू नॉट n1 n2 a बाय l, और यहाँ पे म्यू नॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एयर है, अगर और कुछ होता तो म्यू मटेरियल का मल्टीप्लाई भी, मतलब वहां म्यू मटेरियल आता, तो ये कितना आएगा, म्यू मीडियम बिटवीन द कॉइल ओनली, नहीं, ओनली नहीं है, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल ओनली, नहीं, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी, तो इसका आंसर तो एक्चुअली नन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ मीडियम। अच्छा, अब देखो बात है कि इन चारों में से अगर देखा जाए तो सिर्फ मीडियम का आंसर ठीक है, लेकिन एब्सोल्युटली ठीक नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो बेटर आंसर विल बी नन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि दिया है तो भाई नन ही कहेंगे हम। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स व्हेन द करंट 4 एम्पियर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ इतना, तो देखो सिंपल है, इंड्यूस ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हमें दिया हो तो सिंपल फॉर्मूला होता है एम डी आई बाई डी टी। ईएमएफ है 50 मिली वोल्ट माइनस एम, करंट कहां से 4 से 8 गया, कितने टाइम में, 0.5 में, तो एम की वैल्यू आ गई 50 इंटू 1/2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 4। नेगेटिव साइन अगेन ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 25, 6.25 इंटू 10⁻³ हेनरी, मतलब डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, आई होप आप भी साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। 2 coils of self inductance इतना 2 and 8 are placed so close to each other that the effective flux in one coil is completely linked with the other, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। जब भी 2 कॉइल होती है ना और दोनों में करंट है तो दोनों में सेल्फ भी होगा और एक दूसरे की वजह से म्यूचुअल भी होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस का मल्टीप्लीकेशन का रूट होता है, तो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि मिली को भी कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ सो द राइट ऑप्शन विल बी 4 मिली हेनरी। ठीक है, तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 6 रैप होता है ईएमआई, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट।